Good morning students. Welcome to class 12th Commerce, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्लानिंग। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, प्लानिंग मीन्स टू प्लान। इन आवर डेली लाइफ वी आर प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमें बिजनेस में भी कभी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग होती क्या है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग। Planning means thinking or deciding in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. Means हम ये एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और वो वर्क या टास्क कौन करेगा। तो इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस और थिंकिंग इन एडवांस what should be done, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. हमें ये गाइड करता है कि हम एक प्रेजेंट सिचुएशन से अपनी फ्यूचर सिचुएशन जो हमारी है, जो डिजायर्ड सिचुएशन है, हम उसके बीच का जो गैप है उसे कैसे फिल करें। तो इट कैन बी रेफर्ड एज ऑल्सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट्स टू रीच और वेयर वी वांट्स टू गो। यानी हमें ये उस गैप को फिल करने में हेल्प करती है जिससे हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर डिजायर सिचुएशन तक या फ्यूचर सिचुएशन तक जो हमारे लिए डिजायरेबल है वहां तक पहुंचने के लिए जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, उस गैप को ब्रिज करने में हेल्प करती है हमें प्लानिंग। सो व्हाट प्लानिंग मीन्स, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड whom इट शुड बी डन। यानी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर व्हेन, व्हाट, हाउ एंड whom का आंसर हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग प्रोवाइड करती है। एक बार वापस से रिकैप्चुलाइज करते हैं मीनिंग को। प्लानिंग रिक्वायर्स एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर, यानी हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं फ्यूचर को या फोरकास्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर को, एंड कॉन्शियसली डिसाइडिंग व्हाट टू डू, और हमें क्या काम करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु टू डू इट, ऑन कौन वो काम करेगा, कौन वो टास्क परफॉर्म करेगा। ये सभी टास्क, ये सभी काम प्लानिंग में होते हैं। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी होती हैं प्लानिंग के अंदर, लाइक इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला टास्क जो होता है इसमें वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ऑब्जेक्टिव किस लिए सेट किए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स उन गोल्स को अचीव करने के लिए सेट किए जाते हैं जो हमारे बिजनेस के गोल्स थे। उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। इट मीन्स डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हमें एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना होता है। यानी हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे। उनमें से हमने बेस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना होता है जो हमें हेल्प करे, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। So finally we can say that कि planning means deciding in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and whom it should be done. It also bridges the gap between where we are and where we want to reach. Now we move on to our next topic of the planning, that is features of planning. तो features क्या हैं, क्या characteristics हैं planning के अंदर, वो एक बार हम पहले points discuss कर लेते हैं, फिर one by one explanation में जाएंगे उसकी। Planning focuses on achieving the objectives. प्लानिंग का मेन फोकस किसकी तरफ होता है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है बिजनेस का? गोल्स को अचीव करना। तो प्लानिंग हमें हेल्प करती है सबसे पहले उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे उसके ऊपर फोकस करने के लिए। सेकेंडली, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। थर्ड, इट इज अ परवेसिव फंक्शन। नंबर 4, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नंबर 5, इट इज फ्यूचरिस्टिक। नंबर 6 इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और नंबर 7 भी एक और है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे वो। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नंबर 1, it focuses on achieving objectives, it is a primary function, it is a pervasive function, it is a continuous process, it is futuristic or forward looking, it involves decision making. So our first feature is planning focuses on achieving the objectives. Through planning we gives our efforts to achieve the objectives. हमें मालूम है कि सबसे प्लानिंग के अंदर सबसे पहला काम होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, और हमें प्लानिंग हेल्प करती है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है कि किसी भी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इस क्वार्टर के अंदर अपनी सेल को 10% इंक्रीज करना है।
तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव बनाया हमने किसके बेसिस पर? गोल्स के बेसिस पर। हमारा गोल क्या था कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करें। टू इंक्रीज दैट प्रॉफिट हमने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया? इंक्रीजिंग द सेल बाय 10%, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब हमारा पूरा फोकस होगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। Our second feature of planning is it is a primary function of management. सबसे हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। तो यानी कि सारे के सारे फंक्शंस जो हैं जो इसके बाद परफॉर्म होते हैं वो पूरे के पूरे बेस पे हैं। किसके बेसिस पर हैं? प्लान के बेसिस पर ही आगे परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग, जो सभी फंक्शंस के लिए बेस का काम करता है। विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शंस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप इन प्लानिंग, विदाउट फंक्शंस मतलब बिना प्लानिंग के परफॉर्म किए हम अपने बाकी के फंक्शंस को कर ही नहीं पाएंगे अचीव, और हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे। यानी प्लानिंग इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस। आवर थर्ड फीचर इज प्लानिंग इज परवेसिव। ये वर्ड हमने पहले भी सुना था। परवेसिव मीन्स अ फंक्शन, अ प्रोसेस विच इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्लानिंग की जरूरत केवल टॉप लेवल पर ही नहीं पड़ती है, इसे मिडिल लेवल पर भी परफॉर्म करना पड़ता है और उसे लोअर लेवल पर भी परफॉर्म करना पड़ता है। एट द सेम टाइम प्लानिंग का मतलब केवल लेवल से रिलेशन ही नहीं है या केवल बिजनेस से रिलेशन ही नहीं है, ये एसोसिएटेड है केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं, दूसरे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी प्लानिंग की एसोसिएशन है। यानी हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, नॉट इन बिजनेस, इवन इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको इस डायग्राम के थ्रू दिख भी रहा है कि टॉप लेवल पर क्या करते हैं प्लान्स, हम फ्रेम करते हैं प्लान्स और पॉलिसीज को। मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं या मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं उन प्लान्स की। और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो उन प्लान्स को जो मिडिल लेवल ने इंटरप्रेट किए थे उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी हर लेवल पर हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब हर लेवल पर भी जरूरत पड़ती है और हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग इज नीडेड, देयरफॉर प्लानिंग इज रेफर्ड एज अ परवेसिव फंक्शन। Our number 4 characteristics of planning or feature of planning is a continuous process. It is a never ending process. It never comes to an end. Even अपनी डेली की लाइफ में भी हम रोज के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं। सिमिलरली इन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में भी सिचुएशंस चेंज होती हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो हमें टाइम टू टाइम अपने प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत भी पड़ती है। इसका मतलब प्लानिंग में हर बार चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी। तो प्लानिंग इसका मतलब किस तरह का फंक्शन हो गया? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया जो कि फ्यूचर की कंडीशंस पे डिपेंड करता है और हमें हर बार एक नया प्लान लाना पड़ता है नई सिचुएशंस को अडॉप्ट करने के लिए या फेस करने के लिए। जैसे ही कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, प्लान हैव टू बी रिवाइज्ड और हमें नए प्लान की जरूरत पड़ती है और हमें नया तो पुराने प्लान को रिवाइज करना पड़ता है और नया प्लान लाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी हमें समझ में आ रही है कि प्लानिंग जो होनी चाहिए वो ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए। जितना रिजिड प्लान होगा तो उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, जिससे कि हम एक लिमिटेशन की तरफ चले जाएंगे और चेंजेस उस प्लान में नहीं कर पाएंगे। आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ planning is futuristic, means forward looking. प्लानिंग का रिलेशन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानिंग बेस होती है पास्ट एक्सपीरियंस पर, पास्ट एफर्ट्स पर, पास्ट की परफॉर्मेंस पर। हम पास्ट से सीखते हैं, बट डजंट मीन कि हम प्लान करेंगे पास्ट की थिंग्स के लिए, पास्ट के लिए प्लान करेंगे। प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर, इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। So planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, and where it is to be done, and who is to be done. In other words, planning relates to future. ये future का relation है इसके साथ, ये past के लिए कभी नहीं की जाती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Planning is futuristic. Our next 6th characteristics of planning is a mental exercise. इसे हम एक मेंटल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये एक इसमें क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, जजमेंट पावर की जरूरत पड़ती है। तो यानी एक अच्छा मैनेजर वही कहलाएगा जिसमें ये सभी एबिलिटीज़ हों, तभी वो अच्छी प्लानिंग कर पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन होती है। प्लानिंग में हम कोई गेस वर्क नहीं करते। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकल थिंकिंग, जो कि बेस होती है हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, हमारे खुद की नॉलेज और स्किल्स के ऊपर बेस होती है, हमारी साइटेडनेस के ऊपर बेस होती है, हमारी जजमेंट पावर के ऊपर बेस होती है। यानी ये सारी की सारी क्वालिटीज एक अच्छे मैनेजर में है तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग कर पाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट जो फीचर है प्लानिंग की वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग।
क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमारे पास हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला आपको कि हमने अपनी सेल को इंक्रीज करना है। अब सेल को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, जैसे एग्जांपल के लिए हम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करा दें, हम अपने प्रोडक्ट की लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में इंक्रीज कर दें, सेल्समैन्स बढ़ा दें, आउटलेट नंबर ऑफ आउटलेट्स इंक्रीज कर दे, ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो प्लानिंग का काम होता है इनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनना या कॉम्बिनेशन को चुनना, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाएं। इसका मतलब क्या हो गया? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो वी हैव कवर्ड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं एक बार वन बाय वन फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या थे वो। सबसे पहले प्लानिंग का फीचर क्या है? इट फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। नंबर 2, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, और सभी के लिए सभी अदर फंक्शंस के लिए कोई बेस का काम भी करता है। नंबर 3, ये एक परवेजिव फंक्शन है, इसकी हर लेवल पर जरूरत पड़ती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म ना होने वाला काम, क्योंकि हम प्लान बनाते हैं, यदि हमें लगता है उसमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो हम उसको रिवाइज करते हैं, एक नया प्लान लेके आ जाते हैं। और नंबर 5 जो होती है हमारी फीचर, वो है कि फ्यूचरिस्टिक है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं होती है, हमें हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होती है। और लास्ट जो फीचर है हमारा, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हमें इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होता है जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाए। और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग के लिए, वो एक बार वन बाय वन डिस्कस पॉइंट पहले कर लेते हैं। सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये हमें एक गाइडेंस देती है, ये एक विजन देती है प्लानिंग कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हम लें जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। नंबर 2, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये हमारी अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देती है। नंबर 3, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ये ओवरलैपिंग भी कम करती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव कर देती है। नंबर 4, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं इससे हमें। नंबर 5, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है। नंबर 6, इट स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में भी हमें हेल्प मिलती है। और नंबर 7 और लास्ट वन, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट का पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, वो है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हाउ इट प्रोवाइड डायरेक्शन? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं हमें काम करने क्या क्या है। अब प्लानिंग होने की वजह से ही एम्प्लॉइज को पता लग जाता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है और क्या क्या काम करना है। यदि प्लानिंग अच्छे से नहीं की जाएगी तो एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होगा, उनके बीच में चाओस क्रिएट हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स आ जाएंगी कि वो क्या काम करें क्या ना करें, जिससे कि वो बिजनेस के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब प्लानिंग हमें हर तरीके से हेल्प करती है कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें गाइडेंस कैसे देता है वो मिल जाती है उसके थ्रू, और अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाते हैं। नंबर 2 इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें मालूम है बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, हमें कल के डेट के बारे में मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या आएंगी। तो यदि हमने अच्छे से प्लानिंग करी हुई है तो हमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करी होगी, कुछ फोरकास्टिंग करी होगी, और उसके लिए हमने पहले से ही इवेंट्स कुछ डिसाइड करे हुए हैं जिससे हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। सो प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम पहले से ही कुछ प्रिडिक्शन करके बैठे हैं, फोरकास्टिंग करके बैठे हैं, और हमने कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ है उन प्रेडिक्शन के बेसिस पर उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो उस प्लानिंग की हेल्प से ही हम उन रिस्क को, उन अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर पाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि हम उन्हें अच्छे से पूरे तरीके से 100% से एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट काफ़ी हद तक उसे रिड्यूस किया जा सकता है जिससे कि हम आने वाले लॉसेस को कम कर पाएँ या उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो इट मीन्स प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जैसे हमें मालूम है प्लानिंग बेस है कोऑर्डिनेशन का भी, तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल के सभी एक्टिविटीज को अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, जिससे कि कोई भी काम डुप्लीकेट ना हो जाए, हमारी एक्टिविटीज वेस्ट ना हो जाए। तो प्लानिंग के थ्रू हम यूजलेस और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं और एलिमिनेट करते हैं, जिससे कि एक्टिविटीज़, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं और अपने रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़।
नंबर फोर्थ इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग कौन करता है? मैनेजर करता है, जो कि एक हाई थिंकर होता है, प्रोफेशनल है, वो स्किल्ड है, फोर साइटेडनेस है, उसमें इमेजिनेशन पावर है, जजमेंट पावर है। उसके बेसिस पर उसके माइंड में बड़े सारे डिफरेंट आइडियाज आते हैं जिसको वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता है और नए नए मेथड्स लेके आता है, प्रोसीजर लेके आता है एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, जिससे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? प्लानिंग प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग, जिससे कि हम नए नए मेथड्स, नए नए प्रोसीजर्स को बिजनेस में अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूटिलाइज या अडॉप्ट कर पाए। फिफ्थ पे आते हैं अब हम। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से ही हमें हेल्प मिलती है कि हम अच्छे से डिसीजन ले पाएं, क्योंकि हमें इसमें मालूम होता है हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं और उसमें से हमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना होता है। उसके लिए हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में क्या क्या करना होता है कि हमारे पास बेसिकली फिनोमेना है क्या, उस फिनोमेना के बेसिस पर हम अपने फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, फिर उन फैक्ट्स के बेसिस पर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उन आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि उस कोर्स ऑफ एक्शन में से उसके एडवांटेजेस क्या हैं या उसके मेरिट्स क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रॉज एंड कॉन्स के बेसिस पर, जिसमें मोस्टली मैक्सिमम प्रॉज होते हैं और कॉन्स कम होते हैं, उस ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पाथ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि प्लानिंग हमें फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग में। Our sixth point is planning establishes standard for controlling. प्लानिंग में करना क्या होता है? हमें डिसाइड करना होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। तो हम वहां पे पहले से ही अपना प्लान कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? हम मेजरमेंट करते हैं कि हमने उस प्लान के अकॉर्डिंगली काम किया कि नहीं किया। यानी कंट्रोलिंग का पता केवल तब लग पाएगा जब अच्छी प्लानिंग हो पाए। तो प्लानिंग क्या करती है? एक बेस प्रोवाइड करती है कंट्रोलिंग को, जिससे कंट्रोलिंग जब हम कर रहे हो, एक्चुअली मैं ऑब्जर्वेशन कर रहे हूँ कि क्या हमने जो प्लान किया था अकॉर्डिंगली वर्क किया या नहीं किया, क्या हमने जो सेट किए थे ऑब्जेक्टिव्स क्या वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, क्या कोई डेविएशंस तो नहीं है। उन डेविएशंस के लिए हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो कंट्रोलिंग कब हो पाएगी? जब प्रॉपर प्लानिंग हो। तो प्लानिंग क्या देती है? बेसिकली एक बेस प्रोवाइड करती है कंट्रोलिंग करने के लिए। And our last point, number 7th is planning improves efficiency. प्लानिंग से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। कैसे? प्लानिंग रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग। इससे सिस्टमैटिक काम भी होता है और स्मूथ फंक्शनिंग भी होती है। हमें मालूम होता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए डिसाइड किए गए और उस कोर्स ऑफ एक्शन को वो इंप्लीमेंट करता है। सभी काम सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, जिससे कि उसमें इकोनॉमिक वे में काम होता है और एफिशिएंट वे में काम होता है, जिससे कि वेस्टफुल एक्टिविटीज रिड्यूस होती है और एफिशिएंसी डे बाय डे इंक्रीज होती है, जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लानिंग इंप्रूव करती है एफिशिएंसी, ऑपरेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करती है, हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, क्वालिटी को इंप्रूव करती है, स्पीड पे हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में भी हेल्प करती है प्लानिंग। हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। एक बार वापस 7 के 7 पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहला पॉइंट था इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन मिल जाती है। नंबर 2, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देती है। नंबर 3, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, डुप्लीकेट वर्क को हमें रिड्यूस कर देती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देती है। नंबर 4, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, मैनेजर के जो डिफरेंट आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। नंबर 5, इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस करने में हेल्प करती है हमें और हमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। नंबर 6, इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, हमें एक बेस प्रोवाइड करती है जो हम कंट्रोलिंग इजीली कर पाएं। और नंबर 7, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्किप करते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हाउएवर हम सब सोचते हैं कि हमने हर चीज प्लान कर लिया, हर चीज को फोरकास्ट कर लिया है, प्रेडिक्शन कर दी है, बट हम कभी भी इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते कि जो हमने प्लान किया है वो एक्चुअली ऐसा ही हैपन होने वाला है। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है इसमें? इट लीड्स टू रिजिडिटी होती है इसमें। इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है। नंबर 3, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। नंबर 4, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इसमें ह्यूज कॉस्ट आती है। नंबर 5, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें काफी समय लग जाता है। और नंबर 6, इट डजंट गारंटी सक्सेस। दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
Okay, our first limitation is planning leads to rigidity. Once a plan defined, जैसे ही हमने प्लान को बना लिया, ड्रॉ कर दिया, तो मैनेजर्स के लिए ये कंपल्शन होती है कि उस सेट पाथ को, उस ऑब्लिगेशंस को जो उसने प्लान में बनाया था, प्रोसीजर बनाए थे, उसको एज इट इज फॉलो करे, उसमें वो चेंजेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रिजिड होता है। उसके अंदर यदि कोई क्रिएटिविटी आती है बाद में भी, तो भी उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो इसी को बोलते हैं कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। हम बंद के रह जाते हैं, हम उस सेट पाथ को ही फॉलो करते हैं जो हमने प्लान में अडॉप्ट किया था। Our second limitation of planning is it may not work in dynamic environment. हमें मालूम है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है, बहुत चेंजेस फ्लक्चुएट होते हैं, चेंजेस आते हैं, रैपिड चेंजेस आते हैं। तो एक अच्छा प्लान होता है जो उसके हिसाब से अडॉप्टेबिलिटी रखे। बट कई बार प्लानिंग हमारे इतने रिजिड होते हैं कि हमें कुछ चीज़ों को मान के चलना पड़ता है, हमने कुछ चीज़ें अजम्पशन में रखी होती है, यदि वो अजम्पशंस जो हमारी होती है वो फेल हो जाए तो हमारे लिए उस प्लान को सक्सेस में लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उस केस में यदि हमारी प्रेडिक्शंस फेल हो गई तो प्लान भी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब डायनामिक इन्वायरमेंट, जितना डायनामिक इन्वायरमेंट होगा, जितना चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, जितने रैपिड चेंजेस होंगे, उतना प्लान फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा डायनामिक इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ प्लान शायद हमारा काम ना करे। और थर्ड लिमिटेशन इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जैसे हमने बोला था कि प्लानिंग का जो मेन टास्क होता है वो कौन परफॉर्म करता है? टॉप लेवल पर प्लान और पॉलिसीज बनती हैं, हमारी फ्रेमिंग होती है वहाँ पर। बेसिकली मिडिल लेवल का काम होता है उसको इंटरप्रेट करना और लोअर का उसको केवल एग्जीक्यूट करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लान बनाया था टॉप लेवल ने और मिडल ने उसको इंटरप्रेट किया और लोअर ने उसको फॉलो किया। तो यहाँ पे मिडल और लोअर का लेवल का जो वर्क है वो केवल फॉलोअर का बन जाता है। वो एक ब्लाइंडली उस पाथ को फॉलो करते हैं जो टॉप लेवल ने सेट किया था। इसका मतलब उनकी खुद की इमेजिनेशन, उनकी खुद की थिंकिंग को यहाँ पर यूटिलाइज ही नहीं किया था। तो इसका मतलब उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी को हमने लैक कर दिया, छोड़ दिया, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं जो टॉप लेवल ने प्लान बनाए थे और बाकी के एम्प्लॉइज केवल एक ब्लाइंड फॉलोअर बन के रह गए। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एट मिडिल एंड लोअर लेवल। यानी उनकी क्रिएटिविटी को हमने रिड्यूस कर दिया। कौन? जो एम्प्लॉइज मिडिल लेवल पर काम कर रहे थे और लोअर लेवल पर काम कर रहे थे। नंबर फोर्थ लिमिटेशन इज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसमें बहुत खर्चा होता है क्योंकि प्लानिंग इज ए एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, हमें एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करने के बाद हम उसे इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद हम फैक्ट्स निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। मतलब एक लंबा प्रोसेस है और इस लंबे प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और जो कि हाईली प्रोफेशनल होते हैं। तो उन्हें पे करने के लिए सैलरी और अच्छी रेम्यूनरेशन हमें देनी पड़ती है। तो एक बहुत ही अमाउंट, मतलब ह्यूज अमाउंट हमारा उस पर खर्च हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल स्केल पे काम कर रही है या मिडिल स्केल पे काम कर रही है, उसके लिए इस तरह के खर्चे को बियर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इस क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। Our next limitation of planning is it is a time consuming process। क्योंकि हमें बोला एक लंबा प्रोसेस है तो उसमें टाइम भी लगता है। टाइम लगने की वजह से कई बार ऐसा होता है हमारे पास बड़े सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते करते इतना टाइम ले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी होती है वही हम लॉस्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसका मतलब व्हेन देयर इज अ नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन तो हमें वहाँ पर प्लान को अवॉइड करना पड़ेगा। जब हमें इमीडिएट डिसीजन लेना है तो यदि हम वहाँ पे भी प्लानिंग करने लग गए तो हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी थी, जो हमें डिसीजन उसी समय लेना था, वो हम उसे ले ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे टाइम पर हमें प्लानिंग को अवॉइड करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है प्लानिंग की कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आवर लास्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इट डजंट गारंटी सक्सेस। हमें प्लानिंग, हम सोच रहे हैं कि हमने प्रिडिक्ट कर लिया, फोरकास्ट कर लिया फ्यूचर के लिए, पहले से ही सब चीज़ें हमने एडवांस में डिसाइड कर ली हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो सब चीज़ें हमने प्लान करी है बिल्कुल उसी तरीके से होंगी। ये जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लान किया वो हमेशा हमें वैसा ही हमें देखने को मिले। कई बार हमारी प्लानिंग फेल भी हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैनेजर्स वो प्लान ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं जो उन्होंने पास में अडॉप्ट किए थे और वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिली थी। तो ज़्यादातर वो उन्हीं प्लान्स को रिपीटेडली फॉलो करते हैं जो प्लान्स पास्ट में ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। कई बार ऐसा होता है कि जो पास्ट की परफॉर्मेंस थी वो उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट थी। अब क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ चुके हैं, अब वो प्लानिंग जो हमने पास्ट के लिए की थी वो जरूरी नहीं है कि अब प्रेजेंट में भी उसी तरीके से वर्क करे, हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करे। इट में ऑल्सो फेल इन द करंट सिनेरियो। हमें वो करंट सिनेरियो में हो सकता है वो जो प्लानिंग हमने पास्ट में की थी वो सक्सेस मिले ही ना उसको लेके। तो इसका मतलब प्लानिंग हमेशा आपको गारंटी नहीं देती है सक्सेस की, ये फेल भी हो सकती है।
तो यहाँ पर हमने प्लानिंग की सारी लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। ओके, प्लानिंग प्रोसेस यानी क्या क्या प्लानिंग के अंदर हमें स्टेप्स लेने होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है हमें, ये हम प्लानिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। तो आवर फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप, किसी भी प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव क्यों सेट कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव सेट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस के गोल्स जो हमने प्रीवियसली डिसाइड किए थे, एडवांस में सोचे थे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए अब हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर गोल्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? गोल्स एंड रिजल्ट थे जो हमने पहले बनाए थे, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि गोल क्या है हमारा, कि भाई हमने अपने अपने बिजनेस को टॉप मोस्ट पोजीशन में या फर्स्ट 10 में लेके आना है। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने सोचा कि अभी प्राइमरी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव क्या करना है कि इस साल की सेल हमें इंक्रीज करनी चाहिए 25% से या 20% से। तो अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इंक्रीजिंग द सेल बाय 20 और 25% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। हमें नेक्स्ट क्वार्टर में अपने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है कि अपनी सेल को इंक्रीज कर दें हम 20% से। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा सबसे पहला काम प्लानिंग के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना, और वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक भी होने चाहिए और क्लियर भी होने चाहिए। यदि हमने ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिकली क्लियर नहीं किया, स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं रखा और क्लियर नहीं करा, तो हम वेग सिनेरियो में ही रह जाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अभी प्रीमाइसेस होती क्या है? प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पर उन अजम्पशंस से हैं जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। वो अजम्पशंस जो हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में शायद ऐसा होगा। फोरकास्ट करते हैं किसके बेसिस पर? फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। फोरकास्टिंग होती क्या है? फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों करनी पड़ती हैं? जिससे कि हम बिजनेस में आने वाले जो फ्यूचर में प्रेडिक्शंस होने वाली हैं, हमको डिसीजन लेने वाले हैं, हमें उससे हेल्प मिल जाए। Assumptions about the future is known as planning premises। हमें फ्यूचर के लिए assumptions लेनी होती हैं, उसी को हम प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। और प्लानिंग प्रीमाइसेस में या assumptions हम लेते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड मार्केट में क्या होने वाली है। सपोज हम 4 लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते थे, ABCD। सपोज उसमें से हमें लग रहा है कि इस बार जो हमारे मार्केट में C जो हमारा लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस उसी के ऊपर प्रोडक्शन पे देना चाहिए। तो हमारी पहली प्रीमाइसेस ये हो गई। नंबर 2, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, चेंजेस क्या क्या लेके आ रहे हैं अपनी पॉलिसी में, उसको भी हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि शायद गवर्नमेंट ऐसा लेके आने वाली है, ये पॉलिसी लाने वाली है, गवर्नमेंट टैक्स रेट में कुछ कंसेशन करने वाली है, कंपटीशन और शायद बढ़ने वाला है, डिजिटाइजेशन को और प्रमोशन मिलने वाला है। दीज आर सम ऑफ द प्रीमाइसेस जो कि हमें पहले से ही अजम्पशन या फोरकास्ट करनी पड़ती है बिजनेस के गोल्स को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। सेकंड में हमने अजम्पशंस डिसाइड कर ली जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, थर्ड स्टेप और प्रोसेस में हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मैं वापस से बात कर रहा हूँ, हमारा पहला स्टेप था हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीजिंग द सेल बाय 20%। हमने नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अपनी सेल को 20% इंक्रीज करना है। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने कुछ प्रीमाइसेस बना लिए, कुछ अजम्पशंस डिसाइड कर ली। एजम्पशन डिसाइड करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप था वो था कि हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? 20% सेल को इंक्रीज करना था हमने, उसके लिए हमने कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि हम सेलिंग प्राइस बढ़ा दें अपने प्रोडक्ट का। सेकंड, हम ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दें। तीसरा, हम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। और नंबर 4, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्समैन अपॉइंट करें जिससे कि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये 4 ऑल्टरनेटिव मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, किस लिए? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमने फर्स्टली डिसाइड किया था। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? 20% इंक्रीज इन सेल्स। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, यानी हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस फाइनलाइज कर दिए, लिस्ट कर दिए, जिसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखते हैं।
Our next step is to evaluate those alternatives. अब हमने जो alternatives ढूंढे थे वहां पर, जैसे कि मैंने बोला आपके सामने, हमने 4 alternatives ढूंढे पिछले वाले स्टेप में. अब उन alternatives को हम evaluate करेंगे. इवेल्युएट करने का मतलब है उनके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में स्टडी करना, यानी उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखना कि किस में कितने फायदे दिख रहे हैं, किस में कितने नुकसान दिख रहे हैं, और उस बेसिस पर हम उनके हाईलाइट्स करेंगे कि उनमें से बेस्ट कौन सा है. जब ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखना है, जब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी कर रहे होंगे, हम ये भी जरूर ध्यान रखेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स का रिलेशन आपके ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए. आप इंडिविजुअली उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी नहीं करेंगे, आप किसके प्रोस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे उसको, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे उसके प्रोस्पेक्ट्स में आप डिसाइड करेंगे कि उसके मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन. ये किस में किया हमने, 4th स्टेप में. तो 4th स्टेप में हमने डिसाइड कर लिया कि ऑल्टरनेटिव्स थे, उनको इवैल्यूएट करके देख लिया. तो चारों कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने सेलेक्ट किए थे उनके इवैल्यूएशन कर ली. अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ स्किप करते हैं. ओके, इस स्टेप में क्या करना है हमने, अब हमने सबके इवैल्यूएशन करने के बाद हमारा पर्पस क्या था, बेस्ट को चूज करना. तो इस स्टेप में हमने ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है जो बेस्ट है. तो बेस्ट डिसीजन के लिए क्या करेंगे, जिसमें मैक्सिमम प्रोज होंगे और लेसर कॉन्स होंगे उसको हम फाइनलाइज करेंगे. यानी बेसिकली जिसमें मेरिट्स ज्यादा होंगी और डीमेरिट्स कम होंगी, किसके बेसिस पर, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के प्रोस्पेक्ट्स में हम देखेंगे और उसको हमने फाइनलाइज कर देना. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर डिसाइड करा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके और हम अपनी सेल को और प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए. तो बाकी ऑल्टरनेटिव्स को भी हमने कंपेरेटिवली स्टडी किया होगा, शायद उतने अच्छे इम्पैक्ट नहीं दे रहे होंगे. दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर मोर एडवर्टाइजमेंट जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए और सेल और प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए. तो हमने ये ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया. अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर 6, इंप्लीमेंटिंग द प्लान. अब हमने जो प्लान सोचा था, जैसे हमने सोच लिया कि हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएंगे, उस प्लान को हम इंप्लीमेंट करने की सोचेंगे. खाली डिसाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे कोर्स ऑफ एक्शन में, एग्जीक्यूशन में लेके आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमने एफर्ट्स डालने हैं कि किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को अच्छे से अच्छा बना पाएं, सो डैट जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा था उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव जिससे कि सेल को या प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके वो हम इफेक्टिवली अचीव कर पाएं. तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा इंप्लीमेंटिंग द प्लान. अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं, दैट इज फॉलो अप. अब आपने इंप्लीमेंट भी कर दिया. इंप्लीमेंट करने का मतलब आपने उस कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई कर दिया. अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहीं चुपचाप होकर बैठ गए. प्लानिंग कभी खत्म ना होने वाला काम है, ये हमने पहले ही बताया था फीचर के अंदर, नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. आपको हमेशा एग्जीक्यूशन के बाद भी ये देखना पड़ेगा कि जो कोर्स ऑफ एक्शन आपने फाइनलाइज किया, इंप्लीमेंट किया, क्या एक्चुअली में वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा. इफ समथिंग इज लैकिंग, यदि हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो हम इमीडिएट कुछ डेरिवेटिव प्लान्स भी लगा सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे, हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हो जाए. तो ये फॉलो अप होना भी बहुत जरूरी है. तो हमने देखा कि कुछ 7 स्टेप्स हमने परफॉर्म किए. एक बार 1 बाय 1 दोबारा से देख लेते हैं उसको, क्या क्या स्टेप्स है वो. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए. नंबर 2 में हमने प्रीमाइसेस यानी अजम्पशंस डिसाइड कर ली. नंबर 3 में हमने उस ऑब्जेक्टिव को जो हमने सेट किए थे उन्हें अचीव करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट किए कि किन किन तरीकों से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. नंबर 4 में हमने उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया, उनको स्टडी किया, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को. और नंबर 5 में हमने उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लिया. और सेलेक्ट करने के बाद नंबर 6 में हमने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया उस प्लान को. और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने फॉलो अप किया नंबर 7 पॉइंट में और देखा कि क्या एक्चुअली वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस. ये सभी स्टेप प्लानिंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और ये स्टेप्स हैं सारे के सारे. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम शिफ्ट करते हैं. ओके, सारे स्टेप्स खत्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है अब प्रोसेस के बाद, वो है टाइप्स ऑफ प्लान. अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया, लास्ट टॉपिक था प्रोसेस क्या है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है टाइप्स ऑफ प्लान. तो प्लान्स होते कितने टाइप्स के हैं. तो प्लान का डिपेंड करता है. प्लान के लिए होने के लिए सबसे पहले हम प्लान को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स और दूसरे होते हैं सिंगल यूज प्लान. स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान. स्टैंडिंग यूज प्लान क्या होते हैं, ऐसे प्लान्स जो प्रिपेयर करता है कौन, टॉप लेवल मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें हम स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं. जबकि सिंगल यूज प्लान कौन बनाता है, मेनली प्रिपेयर्ड बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, जो अपने लेवल पर अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उसी समय बनाते हैं और उसी समय इंप्लीमेंट करते हैं. उनको हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं. आगे डिस्कस करते हैं इसी को ही.
स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर द एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बार बार जो रिकरिंग नेचर के काम होते हैं, रेगुलर बेसिस पर जो काम होते हैं, रिपीटेडली काम जो करते हैं, उसको हम स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। इट इज यूजली डेवलप्ड वंस, इसको एक बार डेवलप किया था और उसमें मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम की जाती है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है उसमें हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसमें क्या कौन कौन से प्लान्स के कैटेगरी में आते हैं, इसके अंदर आती हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये स्टैंडिंग प्लान्स हो गए, यानी जो रिपीटेडली नेचर के होते हैं, जो एक बार बनाए जाते हैं और उसको बार बार यूज किया जाता है, रेगुलर बेसिस पर यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें पॉसिबल होता है जो हम टाइम टू टाइम उसमें करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे प्लान्स को हम स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। नंबर 2 होते हैं सिंगल यूज प्लान। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे प्लान जो वन टाइम यूज के लिए बनाए गए हैं, जो एक पर्टिकुलर इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए हैं और उसको कंप्लीट करते ही उसका काम खत्म होता है। ये रिपीटेड नेचर के नहीं होते हैं, ये नॉन रिकरिंग सिचुएशन में काम आते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन में काम आते हैं। और ये डिपेंड करता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या उसकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से सिंगल यूज प्लान को इंप्लीमेंट करें। नॉर्मली ये प्लान एक दिन का होता है या एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कोई सेमिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक सेमिनार कंडक्ट करने के लिए हमने एक सिंगल यूज प्लान बना लिया। कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए हमने एक सिंगल यूज प्लान बना लिया। तो सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब हम आगे करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में स्टडी। एक बार वापस देख लेते हैं सिंगल यूज प्लान क्या हुआ। फॉर वन टाइम ओनली, पहला काम क्या हो गया इसमें कि ये वन टाइम के लिए होते हैं, वन टाइम इवेंट, बार बार रिपीट नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे हमने एक सिंगल यूज बनाया प्लान, एक नया रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं, तो ये बार बार तो खोलने वाले नहीं हैं हम, तो इसका मतलब हम जब उस टाइम में प्लान जो बनाएंगे वो कौन सा प्लान होगा, तो वो होगा सिंगल यूज प्लान। और उस प्लान का नाम क्या क्या हो सकता है, किस टाइप के प्लान इसके अंडर में आते हैं सिंगल यूज में, तो इसमें प्रोग्राम आता है और बजट आते हैं सिंगल यूज प्लान में, जो एक ही बार बनता है, बार बार रिपीट नहीं बनता। हर बार जो प्लान बनेगा, नेक्स्ट बजट जो होगा वो नेक्स्ट नेचर का होगा, नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस होंगे, नेक्स्ट सिनेरियो होंगे, सिचुएशंस अलग होंगी, तो वो अलग टाइप से बनेगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। सिंगल यूज प्लान के बाद बारी आती है हमारी स्टैंडिंग प्लान्स की। ये किस नेचर के होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पर इवेंट जो होते हैं उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कर देते हैं हम। जिसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन सेल्स। जैसे हमारी जो सेल्स आ रही है उसमें जो प्रोग्रेस होती है उसको प्रोसीजर किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, उसका रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। तो ये एक स्टैंडिंग प्लान है। इसमें कौन कौन से टाइप्स इस कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें पॉलिसीज आती हैं, प्रोसीजर आते हैं, मेथड आता है, रूल आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पॉलिसी किस टाइप का प्लान है, तो आप बोलेंगे पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान, प्रोसीजर इज अ स्टैंडिंग प्लान, मेथड इज अ स्टैंडिंग प्लान, रूल इज अ स्टैंडिंग प्लान। वेयर एज यदि इसके बारे में पूछा जाए प्रोग्राम क्या है, बजट क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान एंड बजट इज अ सिंगल यूज प्लान। तो हमने ये समझ में आ गया कि हमें सिंगल यूज कौन से होते हैं और स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं। अब उसी के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ प्लान जो हमारे पास जितने भी थे उसको हमने कैटेगराइज कर दिया। तो हमारे पास डिफरेंट 8 टाइप्स के प्लान दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 8। ये 8 को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है सिंगल यूज प्लान, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्रोग्राम और बजट आता है, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरा है स्टैंडिंग प्लान, जो रिपीटेड नेचर के होते हैं, जिसमें पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड होते हैं। और कुछ 2 प्लान ऐसे भी होते हैं जो ना तो सिंगल यूज में आते हैं ना स्टैंडिंग यूज में आते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स जो ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग। तो हमने इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया डिफरेंट प्लान्स को। 8 टाइप्स के प्लान है हमारे, ध्यान रखना कितने टाइप्स हैं, 8 में से 2 जो हैं प्रोग्राम और बजट वो सिंगल यूज हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड जो हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स हैं, और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज जो है वो नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आते। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज को बात करते हैं। ओके, नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग, पहले इसको ले लेते हैं हम, नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। तो नीदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग में हमने बात की थी 2 प्लान्स के बारे में, एक था ऑब्जेक्टिव और दूसरा था स्ट्रेटेजी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होती है, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए एंड रिजल्ट्स हम डिसाइड करते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना होता है, उसको न्यूमेरिकली हम मेजर कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, वो एंड रिजल्ट्स जो हमने अपने बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड करें। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंक्रीज करना सेल को 20% से, या प्रॉफिट को इंक्रीज करना 20% से या 10% से। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल भी पूछा जाएगा कई बार, जैसे बोला जाएगा इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, तो आपको पूछेंगे विच टाइप ऑफ प्लान इज रेफर्ड हियर, तो किस टाइप का प्लान है, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव है ये,
क्या है ये? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव किस लिए होते हैं? बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। तो गोल हमारा था बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेल को इंक्रीज करना क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? क्योंकि ये न्यूमेरिकल टर्म्स में है और ये मेजरेबल भी है, इसको मेजर भी किया जा सकता है। अब हम सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं। इसी कैटेगरी में नीदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग में हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान जो आता है वो है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी है क्या? स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था ऊपर, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, जिसमें बड़े सारे कॉम्बिनेशन, बड़े सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं, वो सब किसका पार्ट होती है? स्ट्रेटजी का पार्ट होती है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में क्या सेट किया था कि हमें किस तरीके से अपने प्रॉफिट को या सेल को इंक्रीज करना है, तो हम उसके लिए स्ट्रेटजी क्या क्या ले सकते हैं। अब स्ट्रेटजी के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट का कौन सी एडवर्टाइजमेंट मीडिया का चॉइस करें जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव था या फिर सेल को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो जाए, या कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगाएं जिससे हमारा ये टारगेट अचीव हो जाए, या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जिससे कि हम अपने टारगेट को या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं, हमारी टारगेट मार्केट क्या होनी चाहिए जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। These are some of the strategies which can be adopted। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने बोला, सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का कौन सा मोड हो, हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, ये चीज़ें हम अगले आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट है, इसके अलावा हम किस तरीके से कौन सी प्रमोशन की टेक्निक लगाएं। जैसे हमने देखते हैं मार्केट में जाके सेल को बढ़ाने के लिए बड़ी सारी सेलर्स क्या करते हैं? बड़ी सारी टेक्निक्स लगाते हैं, प्रमोशनल टेक्निक, जैसे बाय वन गेट वन ऑफर, कॉम्बो ऑफर, आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, वॉल्यूम क्वांटिटी, यानी आप 1 kg का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ 200 ml ज़्यादा मिल जाता है आपको प्रोडक्ट। दीज आर सम ऑफ द प्रमोशनल टेक्निक। तो ये टेक्निक भी लगाई जा सकती है। तो ये सब किसका पार्ट हुई? ये स्ट्रेटेजी का पार्ट हुई। तो स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस क्या था कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। तो वो सभी एक्टिविटीज जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं वो सब किसका पार्ट होती है? वो स्ट्रेटेजी का पार्ट होती है। हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। तो हमने पहली कैटेगरी खत्म कर ली है जिसमें हम नीदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज की बात कर रहे थे। हम स्टैंडिंग प्लान की तरफ आ चुके हैं। स्टैंडिंग प्लान कौन से प्लान होते हैं? जो रिपीटेड नेचर के होते हैं, जो बार बार यूज किए जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे को हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं पॉलिसी। अब ये पॉलिसी होती क्या है? पॉलिसी होती है जनरल गाइडलाइंस। ये सब जनरल गाइडलाइंस हैं जो यूनिफॉर्मिटी लेके आती है डिसीजन मेकिंग में। हमें पता लगता है कि भाई इस कंपनी की पॉलिसी तो इस तरीके की है, ये इस तरीके से वर्क करने वाली है, इस यदि ऐसी सिचुएशन के सामने आएगी तो यही रिस्पॉन्स ये देने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप इनसे क्रेडिट मांगेंगे तो भैया ये क्रेडिट देते ही नहीं है, इनकी क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, ये केवल कैश बेसिस पर ही देते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे पॉलिसी का कि सर ये रिटेल में डील नहीं करते हैं सर, ये तो होलसेल में डील करते हैं। यदि आप किसी होलसेलिंग की दुकान पे जाएंगे और वहाँ से बोलेंगे सर हमें एक पर्टिकुलर कोई यूनिट आप परचेज करने आते हैं, हम उनसे डिमांड करें, तो हो सकता है वो आपको मना कर दें। तो वो क्या बोलेंगे? सर वी डील्स ओनली इन होलसेलिंग सर, हम केवल होलसेलर में डील करते हैं, हम एक क्वांटिटी आपको एक यूनिट नहीं दे सकते। तो ये क्या कहलाती है? उनकी पॉलिसी। तो एग्जाम्पल हो गए पॉलिसी के, यानी आप उनका जनरल बिहेवियर, जनरल रेस्पॉन्स क्या है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। आप यदि कोई चीज डिमांड कर रहे हैं तो वो इस तरीके से रेस्पॉन्स देने वाले हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं जो यूनिफॉर्मिटी लेके आती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में, और जनरल रेस्पॉन्स है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो देते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को एक सिंपल तरीके से जैसे वो हैंडल करते हैं, तो वो उनकी पॉलिसी कहलाती है। अब हम इसी की अंडर में आगे कंटिन्यू करते हैं स्टैंडिंग प्लान्स में ही। सेकेंड हमारा स्टैंडिंग प्लान जो है वो है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन टुगेदर टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से उनको अचीव करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम परफॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं इसलिए कि वो स्पेसिफाइड भी होने चाहिए और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक ऑर्डर हो उसको परफॉर्म करने का, उन सभी स्टेप्स को। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रोसीजर है। उसको उसी मैनर में परफॉर्म करना होता है जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो रिजिड होते हैं और उसमें डेविएशन के कोई चांसेस नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला कि हमें एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट करना है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या स्टेप परफॉर्म कराने पड़ेंगे जी एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट कराने के लिए? कि सर सबसे पहले आप उनसे एप्लीकेशंस मंगवाएंगे, उनकी शॉर्टिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और देखेंगे कौन से हमारे जो एम्प्लॉइज़ का डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कौन से एम्प्लॉइज़ जो है हमारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। फिर हो सकता है उसके बेसिस पर उनका एक शॉर्ट टेस्ट करा दिया जाए। टेस्ट में यदि क्वालिफाई जो होते हैं उनके बेसिस पर हम कोई इंटरव्यू कंडक्ट करा दें, इंटरव्यू के बाद उनका एक ट्रेनिंग सेशन करा दें। यानी ये कुछ स्टेप्स हो सकते हैं किसी भी एम्प्लॉइज़ के सिलेक्शन के लिए।
ऐसे ही और प्रोसीजर, जैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है किसी भी स्कूल के अंदर, तो हमें एडमिशन किसी स्टूडेंट का किसी बच्चे का स्कूल में कराना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम उस स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं, और किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, और हमें फॉर्म लेके आना पड़ेगा, फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा उनकी गाइडलाइंस क्या है, बाकी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी ये कुछ प्रोसीजर होगा जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो वेरी करता है स्कूल टू स्कूल और कंपनी टू कंपनी। तो हमें ध्यान रखना है प्रोसीजर जो होता है वो एक एग्जैक्ट मैनर होता है, किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा तो हम उसी ऑर्डर में उस काम को परफॉर्म करते हैं जैसा स्पेसिफाइड है, उसमें अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये किस तरह का प्लान हुआ, ये भी एक स्टैंडिंग प्लान हुआ। अब हम आगे चलते हैं और स्टैंडिंग प्लान्स की तरफ। नेक्स्ट स्टैंडिंग प्लान जो हमारा है वो है मेथड्स। तो मेथड्स क्या होते हैं? मेथड होता है किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका। कोई भी काम हमारे रूटीन जॉब होते हैं, रेपिटेटिव जॉब होते हैं, तो उसको हम एक मेथड को फॉलो करते हैं जो हमें लगता है बेस्ट है, जिससे हम अपने टाइम को, अपनी मनी को और अपने एफर्ट्स को बचा पाएं। तो हम उस मेथड को यूज़ करते हैं जो हमारे इन तीनों तरीके से हमारे रिसोर्सेज को सेव करता है और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाएं। जैसे एग्जांपल्स के लिए, हम अपने जब स्टॉक को वैल्यू करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन का मतलब है स्टॉक की वैल्यू का पता लगाना। तो हमारे पास बड़े सारे मेथड हैं जो आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं केवल नेम बता रहा हूँ आपको। जैसे उसमें पहले का नाम हो गया फीफो। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही होता है लीफो, इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। और भी बड़े सारे मेथड्स हैं, तो हम इनमें से ऑप्ट कर सकते हैं कि हमारे सिनेरियो में, हमारे बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो जिसमें हमें टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है और एफर्ट सेव होते हैं, हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी सुना होगा। जैसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, LIT लिख दिया शॉर्टकट में हमने यहाँ पर, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो आप सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से प्रोडक्शन का, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। सिमिलरली आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास बड़े सारे मेथड हैं, जिसमें से यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 ही मेथड लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन एंड WDV। तो इसमें से भी हम चूज कर सकते हैं कि विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि हमारे टाइम और मनी और एफर्ट्स को सेव कर पाए। तो मेथड एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी रूटीन या रेपिटेटिव जॉब को कंप्लीट करने का, कंप्लीट करने का, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंडिंग प्लान की तरफ चलते हैं, जो कि क्या हो गया इसमें, रूल्स। क्या है? नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉइज एक्शन और नॉन एक्शंस। यानी वो सभी स्टेटमेंट्स जो एम्प्लॉइज के एक्शन और नॉन एक्शंस को स्पेल आउट करता है कि एम्प्लॉइज को क्या काम करना चाहिए या क्या काम नहीं करना चाहिए, वो रूल्स कहलाते हैं। यदि हम रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लगाया जा सके या आपके ऊपर कुछ पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है। तो रूल्स बेसिकली बनाए किस लिए आते हैं? जिससे कि बिजनेस में डिसिप्लिन क्रिएट हो पाए। तो हमने ये बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या बात बोली कि ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, किसके लिए होती हैं? एम्प्लॉइज के लिए होती हैं। किस चीज को लेके? उनके एक्शन और नॉन एक्शन को लेके, क्या काम वो करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। कई बार हमें रूल्स मिलते हैं कि ये काम आपने नहीं करना, और दूसरा ये काम आपने करना है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके रूल्स के, जैसे नो स्मोकिंग, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते हैं। यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज प्रोहिबिटेड, आप ऑफिस के टाइम पर सेल फोन को यूज नहीं कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ दी रूल्स। और उसके अलावा आपको टाइम पर आना है, आपकी एंट्री बैन हो जाएगी यदि आप टाइम पर नहीं आ रहे हैं। 9:30 आपका बिगनिंग टाइम है, लॉग इन टाइम है, तो 9:30 से पहले पहले आप एंट्री होगी, उसके बाद आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये एक्शन नॉन एक्शन को स्पेल आउट करता है बेसिकली। जब आप इसको फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं फॉलो करने पर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है या कोई पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है। अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने 2 कैटेगरी खत्म करनी है, नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। अब हम लास्ट कैटेगरी पे आ गए, दैट इज सिंगल यूज प्लान, जिसका केवल और केवल यूज एक ही बार किया जाता है, जो स्पेसिफिक टाइम पर होता है, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होता है। उस टाइप के प्लान को हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं, जो रिपीटेड नेचर के बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान में सबसे पहला प्लान कौन सा है? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स होते क्या हैं? प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। जैसे कई बार अपनी डेली लाइफ में भी हम प्रोग्राम बड़ी यूज करते हैं कि क्या प्रोग्राम है सर आज का, आपका आज क्या क्या करने वाले हैं। तो वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली उस रिलेशन में हम बात करें जो कि डेली लाइफ है हमारी। जब हम बिजनेस के एस्पेक्ट में बात करें तो इसका मतलब होता है डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रोग्राम में कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो है बेसिकली। किन चीज़ों का? 4 चीज़ों का कॉम्बो है। पहला ऑब्जेक्टिव, सेकेंड पॉलिसी,
थर्ड प्रोसीजर और फोर्थ रूल्स। ये चारों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम प्रोग्राम बोल सकते हैं। द सेम प्रोग्राम मे नॉट बी यूज फॉर अचीविंग अदर गोल्स। यदि एक प्रोग्राम हमने पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया, वो जरूरी नहीं हम दूसरे टाइम पर यूज कर पाए, क्योंकि ये रूटीन टाइप का काम ही नहीं होता, रूटीन टाइप का रिपीटेटिव नेचर का प्लान नहीं है। इसको स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने एक शॉपिंग मॉल बनाना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमने प्रोग्राम बना लिया। हम एक नया डिपार्टमेंट ओपन करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में, उसके लिए हमने प्रोग्राम बना लिया। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, जो कॉम्बिनेशन है किस किस का? ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर और रूल्स का। तो हमें ध्यान रखना है चारों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम, जो कि डिटेल्ड में होता है, जो किसी एक प्रोजेक्ट के साथ रिलेशन में होता है। इसके एग्जांपल्स की बात कर ली हमने, कंस्ट्रक्शन, शॉपिंग मॉल का, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट इन आवर बिजनेस। दीज आर एग्जांपल्स। तो हमने सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड सिंगल यूज प्लान की तरफ। सेकेंड सिंगल यूज प्लान क्या हुआ? हमारा बजट। अब हमने बजट के बारे में सुना, हमारी इकॉनमी भी बजट बनाती है, हमारी कंट्री भी बजट बनाती है। तो बजट होता क्या है बेसिकली? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो उस स्टेटमेंट को हम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। जैसे हमने बोल दिया भाई इस बार हमारा जो सेल बजट है वो ये कह रहा है कि सेल पिछले सेल के मुकाबले 20% हाइक हो जाएगी। तो ये किस टाइप का प्लान हुआ हमारा कि हम 20% हाइक करना चाहते हैं। तो बजट किस टाइप का हो गया? एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो गए जो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखाते हैं। यानी क्या हो गई? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल कैश बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, ये किसके एग्जांपल्स हो गए? बजट के एग्जांपल्स हो गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, कि हमेशा मॉनेटरी और न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा और हमेशा ये सिंगल यूज होगा। जो इस साल का बजट है वो प्रीवियस ईयर से रिलेशन में सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि इस साल की सिनेरियो सिचुएशंस अलग हैं और अगले साल की सिचुएशन अलग होंगी। तो इसके एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे कैश बजट बता दिया मैंने, सेल्स बजट बता दिया मैंने, परचेज बजट बता दिया मैंने, मास्टर बजट बता दिया मैंने, कॉस्ट बजट बता दिया। ये सब एग्जांपल्स हो गए किसके? सिंगल यूज प्लान के। और किसके अंडर में आते हैं? ये सब बजट के अंडर में आते हैं। तो हमने अभी तक सारे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में स्टडी कर लिया। एक बार वापस से आपको रिव्यू दे देते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था अभी तक। तो हमने पढ़ा 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया डिफरेंट प्लान्स को। सिंगल यूज में हमने प्रोग्राम और बजट को डाला, स्टैंडिंग में हमने पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड को डाला, और नीदर सिंगल यूज और नॉट स्टैंडिंग में हमने ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी को डाला। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको जितने भी टॉपिक्स हमने प्लानिंग के अंडर में डिस्कस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। और इस बेसिस पर यदि आपने सभी के कीवर्ड्स पे ध्यान दिया होगा, जो बातें इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस करी उन पे ध्यान दिया होगा, तो आप इसके ऊपर जो बेस हमारी केस स्टडीज़ हैं उसको भी ईजिली समझ पाएंगे, और जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगा उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप अपने जो भी अपनी क्वेरीज हैं, जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो को यहीं ओवर करता हूँ। आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।